हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम क्लास 8 के इतिहास के भाग 1 का पहले चैप्टर का दूसरा भाग देखेंगे। कल हमने पहले चैप्टर का भाग 1 देखा था कि कैसे, कब और कहाँ, ये पहले चैप्टर का नाम है। इसमें बताया गया था कि किस तरीके से रोजमर्रा की जिंदगी में आसपास की चीज़ों पे ऐतिहासिक लोग सवाल नहीं उठाते हैं। क्या होता है कि हम हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं तो हम यह जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि यह कब और कैसे कहाँ था। इसी के बारे में उस पहले में हमने बात की थी। और फिर उसके बाद था कि किस तरीके से किसी राजा के जन्मदिन, फिर उसका विवाह, कब वह राजगद्दी पे बैठता, इन सारी चीज़ों को हम अवध के माध्यम से जानने की कोशिश कर रहे थे। तो ये था हमारी पहले चैप्टर की बात। अब हमारा दूसरा पार्ट आज से है कौन सी तारीख है। ये हमारा दूसरा पार्ट है। करा कि कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम उसे कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मान करके चलते हैं। कहने का मतलब यह है कि हर तारीखें महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, लेकिन हम अगर उसी चीज़ को महत्वपूर्ण बना दें तो वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण चीज़ें बन जाती है। जैसे हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो हम क्या करते हैं, उसका जन्मदिन मनाते हैं, फिर वो दूसरा, फिर तीसरा, फिर इस तरीके से हम हर साल उसका जन्मदिन मनाते चले तो वो उसके लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यानी कि सबसे महत्वपूर्ण दिन हो जाता है। फिर उसकी शादी कब हुई, फिर उसके क्या बच्चे कब हुए, फिर उसके बच्चे का जन्मदिन, तो ये सब क्या होता है, सारी चीजें महत्वपूर्ण बनती जाती हैं। फिर करा कि एक उदाहरण के माध्यम से हम आइए विचार करें। करा कि भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण होता है। यानी कि हर एक इतिहासकार ने जो भी इतिहास लिखे हैं तो हर एक गवर्नर जनरल यानी कि जितने भी गवर्नर जनरल का शासनकाल हुआ है तो सबका शासनकाल महत्वपूर्ण होता है। करा कि ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते हैं। यानी कि भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स और आखिरी वायसराय यानी कि आखिरी जनरल गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। फिर करा है कि अलग अलग अध्याय में हम दूसरे गवर्नर जनरल जैसे हेस्टिंग, वेलेजी, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिंटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, यानी कि ये जितने भी नाम अंग्रेजी, ये सारे अंग्रेजी जनरल गवर्नर हैं के बारे में पढ़ेंगे। इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसराय का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता है और इतिहास की इन किताबों में भारी किताबों का महत्व इन अधिकारों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता है। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन गया था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते थे? गवर्नर जनरल के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं। करा कि जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। यानी कि जब भी हम कोई चीज लिखते हैं, किसी के बारे में जीवनी लिखी हो, चाहे कुछ भी लिखना हो, चाहे किसी के बचपन से ही कोई थ्योरी लिखनी है, तो क्या करते हैं, हम अलग अलग खंडों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? करा कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे और इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहासकार जैसे कि गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द चलता रहता है, यानी कि जो उस समय गवर्नर जनरल होते हैं, जो वायसराय होते हैं और उनके सामने जो घटनाएं घटित होती हैं, क्या करते हैं, वो इसी प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं और उस पर कहानी
पेश कर देते हैं। उन भारतीयों की गतिविधियों कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती, तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है कि हम अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। और इसका मतलब यह है कि अब तक जिन विधियों को, जिन तिथियों को हम महत्व दिया जा रहा था, वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी और हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। यानी कि जो पहले के अंग्रेज जिस तिथि को महत्वपूर्ण माने हैं, हम उसे नहीं मानेंगे और हम अपने तरीके से नई तिथियों को महत्वपूर्ण बनाएंगे। ये यहाँ पे चित्र दिखाया गया, ये है वारेन हेस्टिंग्स। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन में कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स। कब थे? 1773 में। इसके बाद हमारा पॉइंट है, हम अवधि कैसे तय करते हैं। करें कि 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में किसे हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश भारत के इतिहास को 3 खंडों में बांटा था। कितने? जेम्स मिल ने। कब? 1817 में। कहाँ के अर्थशास्त्री थे? तो स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे। यानी कि इसमें 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के लिए इस तरीके से कोई समस्या दिखाई देती है? आइए देखते हैं क्या दिखाई देती है। करें कि इतिहास को हम अलग अलग काल खंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? क्यों करते हैं भाई? ताकि हम अच्छी तरीके से समझ जाएं। और इसकी भी एक वजह है, हम एक दौर की खासियतों और उनके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते रहते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलाव का क्या महत्व होता है। करें कि मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। किसे लगता था? मिल को, जेम्स मिल को। और इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुस्लिम तानाशाहों का ही राज चलता था और यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। यानी कि जब अंग्रेज से पहले कौन थे? हिंदू और मुस्लिम थे, तो उन्हीं का ही बोलबाला था। फिर करा था, मिल की राय से ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था और इस काम के लिए जरूर था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। फिर मिल ने तो यहाँ तक का सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लिया जाए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों को मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता था। किनका मानना था? जेम्स मिल का, कि बिना अंग्रेज के मदद से वह हिंदुस्तान की प्रगति नहीं कर सकते। और इतिहास की इस धारणा में अंग्रेज शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहास के किसी और दौर को हिंदी या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते हैं? किसी युग का केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से ही तय करने की जरूरत है? अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीका कोई महत्व नहीं होता है? हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण की अलग हटकर के इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन यानी कि पुराना, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते थे। यानी कि उसको क्या करते? 3 भागों में बांट करके देखते थे और इस विभाजन की अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई थी। यानी कि इसको बांटने के लिए ही यह समझ कहाँ से आई थी? पश्चिम एशिया से आई थी। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता
की ताकतों के विकास का युग माना जाता है और उनके लिए मध्यकालीन समाज में समाज थे और आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इन धारणाओं को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे कि अंग्रेजों के शासन के लोग के पास समानता, स्वतंत्रता, मुक्ति नहीं थी और न ही आर्थिक विकास का कोई प्रगति का दौर था। तो इस तरीके से क्या करते थे वो, किताबों के माध्यम से अंग्रेजों को देश को जीता और स्थायी नवाबों और समाजों को दबा करके अपना शासन स्थापित करते थे। फिर कह रहा है कि अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया और अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल करने लगे। कौन? अंग्रेज। और अपनी जरूरतों की चीजों को सस्ती कीमत पे खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों को खेती कराई और इन सारी कोशिशों के कारण बहुत सारे बदलाव आए और ब्रिटिश भारत के कारण यहाँ की मूल्य मान्यता और पसंद और नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीके थे, इन सारों चीजों में क्या किया उन्होंने? बदलाव कर दिया। यानी कि वो जैसा चाहते थे वैसा लोगों से करवाते थे और फिर जो चीजें महंगी होती थी उसे सस्ती करवा देते थे और उनकी जो चीजें सस्ती होती थी उसे महंगे दामों पे भारत में बेचते थे। तो इस तरीके से धीरे धीरे वो क्या किए? भारत पे कब्जा करते चले गए। अब हम तीसरे पार्ट में कि हम किस तरह जानते हैं यहाँ से देखेंगे। इसमें दूसरी इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने बताया है, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा और फिर हम तीसरे पार्ट में इसको देखेंगे। धन्यवाद।